दोस्तों अब 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ा वॉर होता है जिससे ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाता है कि भारतीयों का साथ लेकर ही भारतीयों पर रूल या शासन किया जा सकता है। इसी के चलते ब्रिटिश क्राउन डिसाइड करता है कि सब कुछ खुद के ताबे में लिया जाए। इसीलिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया जाता है और सारी पावर ब्रिटिश क्राउन अपने पास ले लेता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है जो कि कैनिंग बनता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही तो उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? याद है पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू जो डबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई थी उसे भी एबॉलिश कर दिया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का न्यू ऑफिस लाया जाता है जो लॉर्ड स्टैनले बनता है। मतलब अब वॉइसरॉय जवाब देगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जवाब देगा ब्रिटिश के नेताओं को। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन पर कंप्लीट कंट्रोल था। अब वॉर के असर को कंट्रोल में लाने के लिए ब्रिटिशर्स सब कुछ सेंट्रलाइज तो कर देती है, पर उनको पता चल जाता है कि इंडियंस के कोऑपरेशन के बिना तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसी के चलते लाया जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अभी इस एक्ट के तहत थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे आज हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ अपने ताबे में रखेगी, मतलब सारे कानून सिर्फ खुद ही बनाएगी, तो फिर उसे हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। पर हमारे यहाँ स्टेट्स को भी पावर दी गई है कि वो भी कानून बना सकते हैं और इसे ही डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। वैसे ही बॉम्बे और मद्रास को भी लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने की पावर दी गई थी। भारतीयों को खुश करने के लिए रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस लाया गया जहां वॉइसरॉय इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट कर सकता था और लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीयों को नॉमिनेट भी करता है जिसमें राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव देखने को मिलते हैं। पर ये सब ब्रिटिशर्स के फेवरेट ही हुआ करते थे। 3 नए लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश किए गए 1862 में बंगाल में, 1866 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और 1897 में पंजाब में। पोर्टफोलियो सिस्टम लाई गई, मतलब अब वॉइसरॉय की काउंसिल के मेंबर्स रेवेन्यू, एजुकेशन ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने लगे। अब दोस्तों वॉइसरॉय को कानून लाना है तो काउंसिल के मेंबर्स की मेजोरिटी ज़रूरी थी, पर अगर इमरजेंसी आ जाए तो वॉइसरॉय ऑर्डिनेंस भी ला सकता था जिसकी लाइफ 6 मंथ्स की थी। इसके लिए काउंसिल की अनुमति की जरूरत नहीं थी। जैसे आज हमारे यहाँ पर भी हमें ऑर्डिनेंस देखने को मिलता है जो राष्ट्रपति के द्वारा लाया जा सकता है। अब दोस्तों इंडियंस और जागरूक होने लगे जिस वजह से अब उनके अधिकारों की मांग वो करने लगे। भारतीयों से पैसे लेकर जो अंग्रेज भारत का बजट बना रहे थे उसमें भारतीयों की इन्वॉल्वमेंट भारतीय लोग मांगने लगे और इसी के चलते इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाया जाता है। इसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस की नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को बढ़ा दिया जाता है, पर अब भी इन्हें माइनॉरिटी में ही रखा गया था। भारतीयों को बजट डिस्कस करने की परमिशन दी जाती है और क्वेश्चन भी पूछने की अनुमति दी जाती है। पर अगर जवाब दे दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बजट पर इंडियंस ने पूछा कि आप इस पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो और सामने से जवाब आ गया जस्ट, तो अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था। उसी के साथ साथ वोट करने की भी अनुमति नहीं थी। प्रोविंशियल काउंसिल में एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया था। अब दोस्तों 1905 तक आते आते बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है कर्जन के द्वारा, जिसकी वजह से भारतीय काफी खफा थे। उसी के साथ साथ अब भारतीय और ज्यादा जागरूक होते जा रहे थे जिस वजह से वो रिप्रेजेंटेशन की और ज्यादा मांग कर रहे थे और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ब्रिटिशर्स की तरफ 2 चुनौतियाँ थी। एक तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको किस तरीके से सप्रेस किया जाए और जो मॉडरेट्स जो पर्चियाँ लिख लिख कर अपनी बात मनवा रहे थे उन्हें कैसे पेसिफाई किया जाए, उन्हें कैसे खुश किया जाए। और इसी के चलते जो लॉर्ड मिंटो है जो वॉइसरॉय था भारत में और जो मॉर्ले है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इनके द्वारा 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाया जाता है जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसके तहत जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी साइज बढ़ा दी जाती है। पहले जो 16 थे अब वो 60 कर दी जाती है। पहली बार जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वो लाया जाता है। इसके तहत अब मुस्लिम इंसान को सिर्फ मुस्लिम ही व्यक्ति वोट कर सकता था। इंडियन जो है अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, मतलब अब यहाँ पर बजट पर पूछा गया कि आप इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, उसने कह दिया जस्ट, तो अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि भाई जस्ट क्यों, जवाब दो। और उसी के साथ साथ जो वोटिंग है वो भी यहाँ पर कुछ आइटम्स पर की जा सकती थी। अब यहाँ पर जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें
जो एसोसिएशन है इंडिया का वो भी बढ़ता गया। पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने ज्वाइन किया था वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसी के साथ साथ यहाँ पर इलेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया था कि चलो भाई इलेक्शन जो है वो भी यहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस बेसिकली यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ने लगे थे। दोस्तों ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि इंडियंस को और ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इंडियंस के पास ये दिमाग आ चुका है कि भाई हमारा इंसान ही हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, जो ब्रिटिशर है वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से अब और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन और ज़्यादा जो ऑटोनॉमी है उसे लूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया जाता है, जिसके तहत अब जो प्रोविंसेस है उस पर का जो सेंट्रल का कंट्रोल था उसे रिलैक्स कर दिया जाता है। अब रिलैक्स कैसे किया जाएगा, हम ये कैसे मानेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे देश में एट प्रेजेंट उनका कंट्रोल स्टेट से कम हो रहा है, स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी जाएगी, स्टेट को और ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे कि आप खुद के कानून बना सकते हैं। सेम उसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है उसके तहत जो सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स लाए गए थे, और सेंट्रल सब्जेक्ट्स सेंट्रल बजट डिस्कस किया जा सकता था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के हिसाब से प्रोविंशियल बजट भी पहली बार सेपरेट किया गया था सेंट्रल बजट से। मतलब अब यहाँ पर जो बॉम्बे है, मद्रास है, उसी के साथ साथ जो पंजाब है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, ये सब अपना खुद का बजट बना सकते थे, खुद का बजट एनैक्ट कर सकते थे। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है उसमें भी दो भाग थे, एक था रिजर्व सब्जेक्ट, एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट मतलब जिसमें की डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें फाइनेंस आ सकता था, तो वो सब गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा ही रखा जाता था। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जिसमें उनके हिसाब से जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे उस वक्त, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब गवर्नर और मिनिस्टर्स इनके द्वारा किए जा सकते थे। और इसे ही ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कहा जाता है, जिसे डायरकी कहते हैं। देन उसके बाद बाइकैमरलिज्म जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर में वो अपनाई गई, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस लाया गया। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाते थे। उसी के साथ साथ जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो एक्सटेंड किया गया सिख, इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस को भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो महिलाएं हैं उनको पहली बार जो वोट है वो करने का अधिकार दिया गया। उसी के साथ साथ एक नया ऑफिस लंदन में ओपन किया गया हाई कमिश्नर का। उसी के साथ साथ भारतीय 25% ऑफ बजट पर वोट कर सकते थे। अब दोस्तों 1935 तक आते आते तो इंडियंस और ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके थे, जो इंडिपेंडेंस है उसकी भी मांग अब उठने लगी थी। अब इसी चीज़ को सप्रेस करने के लिए एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट लाया जाता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। इसी के बलबूते पर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे संविधान में भी देखने को मिलती है। इसके तहत सबसे पहले तो ऑल इंडिया फेडरेशन लाया गया, जिसके तहत फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिली। फेडरल लिस्ट मतलब वो सब्जेक्ट्स जिस पर एक्सक्लूसिवली जो गवर्नर है, जो वॉइसरॉय है, उसका अधिकार था। देन प्रोविंशियल लिस्ट जिस पर जो प्रोविंसेस है वो कानून बना सकते थे, और कॉन्करेंट में दोनों ही बना सकते थे, जैसे आज हमारे यहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जो डायरकी अपनाई गई थी प्रोविंसेस में, जो रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, उसे भी एबॉलिश कर दिया जाता है। उसी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई जाती है, जिसके तहत जो वॉइसरॉय है उसे अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आधार पर ही एक्ट करना पड़ेगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन डिप्रेस्ड क्लासेस, विमेन, लेबर्स के लिए भी लाए जाते हैं। इसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन लाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी स्टैब्लिश किया जाता है। जो फ्रेंचाइज है वो 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को एक्सटेंड कर दी जाती है, मतलब 10% लोग अब वोट कर पाएंगे। एंड फाइनली 1947 में हमें देखने को मिलता है कि भारत आज़ाद हो जाता है, और आज़ाद होने के साथ साथ जो पाकिस्तान है वो भी भारत से अलग होता है। तो अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 लाया जाता है, जिसके तहत ब्रिटिश रूल अब एंड हो चुका था। जो इंडिया है उसका पार्टीशन हो चुका था। जो ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय है उसे एबॉलिश कर दिया जाता है। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये भी ऑफिस एबॉलिश कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाती है। जो ब्रिटिश मोनार्क है अब उसके सारे अधिकार जो भारत पर थे वो भी खत्म कर दिए जाते हैं। बाकी के जो बचे हुए वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।